हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है ये क्लास 10th का है, एनसीईआरटी का। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी के जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और भी सारे जिनमें भी एनसीईआरटी साइंस आती है उसमें 10th क्लास का ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद 12th लेवल का, +2 लेवल का भी हम करेंगे। पहले 10th लेवल का देख लो, ठीक है। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं, हम सोच सकते हैं ना। इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर्वाइव करना, ठीक है। सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम जो भी करेंगे ना, ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी मैं आपको। फिजिक्स का चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से आपके टिप्स पे हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा एकदम से। तो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। देखो, चार्ज चार्ज क्या है, चार्ज होता क्या है, क्यू। इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। चार्ज क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। चार्ज देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस, न्यूट्रल होता है, बिना चार्ज के होता है, ठीक है। उसके बाद कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्यू क्या है, कूलम है, ठीक है। क्यू से डिनोट करते हैं इसको, कूलम है, सॉरी सी से, ठीक है। क्यू को, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो सिंबल है वो क्यू होता है चार्ज का, और इसका जो यूनिट होता है ना वो कूलम होता है। कूलम को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कूलम। कूलम इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। नेट चार्ज क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होता है, एन ई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ई क्या होता है, चार्ज। मतलब ये ना एक पर यूनिट एक चार्ज की वैल्यू होती है। नेट चार्ज क्यू होता है टोटल चार्ज। 1 कूलम नेट चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻18, ठीक है। तो ये है आपका 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18, ठीक है। तो जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6। ये जो है ना, ई क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वायर के अंदर या सर्किट के अंदर पूरा चार्ज आ जाएगा ना। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ये फॉर्मूला होता है इसका। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने। क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, सॉरी एन की वैल्यू निकालोगे तो क्यू बाई ई हो जाएगी, है ना, यहाँ से। तो ये हो गया 1/1.6 × 10⁻−19। यहाँ पे हमने ई की वैल्यू पुट कर दी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 ऊपर ले लिया। यहाँ पे देखो 10⁻18 ले लिया हमने, ठीक है। तो नीचे आ गया 16 देखो 1/1.6 इंटू में 10⁻−19 है हमारे पास, ठीक है। ये -19 ऊपर जाएगा, ये डिवीजन में है ना, इसको उठा के ऊपर ले जाओ। ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻19 आ जाएगा, है ना, यही आएगा। अब ये पॉइंट हटा के आप ऊपर 10 लगा दो, ठीक है। एक तो 10 ये लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसको 18 कर दें, इसके साथ में 10 की मल्टीप्लाई और कर दें, तो ये आ गया ना 100/16 इंटू में 10⁻18, ठीक है, यही आ गया। अब इसको आप कर दो, इसको डिवाइड कर दोगे ना तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो कि एन की वैल्यू क्या होती है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई। तो एन की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखना अच्छे से। करंट क्या होता है, आई। इसको देखो ट्रिक से याद करवाऊंगी, आपको अच्छे से याद होगा, ध्यान से सुनना है इसको। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। कोई भी सर्किट है आपका, ठीक है, मान लो ये सर्किट दे रखा है आपको,
तो इसके अंदर मान लो या फिर कोई वायर दे रखी है, उसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू हो जाए क्या होगी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये मैंने ट्रिक बनाई, मेरे द्वारा बनाई हुई है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, मैंने बनाई है ये ट्रिक, इसको अच्छे से याद रखना। देखो आपके पास जैसे कोई पढ़ने आया, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पढ़ने आया और वो पढ़ नहीं रहा है, हम उसको यही कहेंगे ना, अगर पढ़ना ही नहीं था ये तो यहाँ पे आई क्यों थी, ठीक है, तो क्या है ये आई क्यों थी, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है, याद रखना है इसको ऐसे अच्छे से। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो ये इसका होता है एम्पियर, इसका होता है क्यू का कूलम, ठीक है, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, तो 1 सॉरी 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 देखो इसमें आप क्या करोगे, इसको एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज को फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे, ठीक है जी। 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, एक कूलम चार्ज, एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है, फ्लो करना इज कॉल्ड 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहते हैं उसको, ठीक है। आगे देखो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो करंट होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है, जो करंट है ना इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। मान लो ये सर्किट है आपके पास, ऐसे दिया हुआ है आपको सर्किट, ठीक है, ये आपका जो बड़ा साइन होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये छोटा जो होता है ये नेगेटिव होता है बैटरी का, ठीक है। तो ये कहाँ से करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से चलता है ऐसे और नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, ऐसे मत कर देना पॉजिटिव से इधर ही सीधा भेज दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट। तो ये हो गया आपके पास। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, स्मॉल क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस की है, एक तो मिली एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक है। मिली को एम से डिनोट करते हैं, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो की 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो एमीटर क्या होता है, एमीटर होता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस सर्किट का यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एमीटर। और वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको ना हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे देखो आपको कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, ये आपके पास सर्किट है, ये इसकी सीरीज में जैसे जैसे लाइन जा रही है ना वहीं पे कनेक्ट होगा। अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना हो ना तो वो ऐसे होता है यहाँ पे जैसे पैरेलल में, ये यहाँ ये इसके पैरेलल में लगेगा, ठीक है। तो एम मीटर कहाँ लगता है, सीरीज में। उसके बाद देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, इसको ऐसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, देखो ये सिंबल लगाया हो ना ए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये इलेक्ट्रिक सर्किट था हमारे पास, इसके अंदर इसको लगाया तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे शो कर दिया इसको लगा के, ठीक है। तो इसको लगाया कैसे है, देखो इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, तो सीरीज में लगाया है, इसको लगाया कैसे है, सीरीज में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है, जैसे ये सर्किट बना दिया इन्होंने, क्लोज्ड पाथ है ये, इसके अलोंग क्या करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिसके अलोंग में करंट फ्लो करता है। देखो मैंने बोला था आपको करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से चला और नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी रखा है आपको, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट इन द सर्किट, इन दिस सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी बता रखा है, ये मैंने आपको बोल के बता दिया है। आगे देखो द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, देखो इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा। देखो जैसे आपको मान लो किसी कोई पाइप है, ठीक है, उसमें से करंट पानी कब फ्लो करेगा, जब एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड नेगेटिव होगा, प्रेशर बढ़ेगा तभी तो फ्लो करेगा ना। जैसे पाइप को आगे से प्रेस कर दो तो प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, तो वो क्या होता है, डिफरेंस हो, जैसे ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, एक मोटा हो एक छोटा हो, ऐसे इस टाइप से, तो फ्लो करेगा, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, ट्यूब के जैसे कोई ट्यूब है उसके थ्रू पानी फ्लो कर रहा है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एट वन एंड, एक एंड पे हाई प्रेशर हो एक एंड पे लो प्रेशर हो तभी फ्लो करेगा, अगर बराबर प्रेशर होगा ना यहीं पे खड़ा रहेगा इसके अंदर ही, ठीक है,
एक तरफ से हाई प्रेशर होगा, इस तरफ से ऐसे प्रेशर लगाया तभी इधर जाके पुश होएगा पानी और बाहर निकलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एट वन साइड और लो एट अदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे पानी एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है उसको प्रेस करने से, एक तरफ हाई प्रेशर होने से, वैसे ही करंट फ्लो करता है हाई और लो होने से, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए भी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद द सेल। इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होता है, चार्ज का फ्लो कैसे होता है, चार्ज का फ्लो होता है ड्यू टू केमिकल एक्शन विद द सेल दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखना। डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो अभी पाइप का एग्जांपल दिया था आपको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए, जैसे इतना प्रेशर लगाया यहाँ पे तभी तो इधर से पानी फ्लो किया था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को, ये कहना चाह रहा है कि पर यूनिट चार्ज को, चार्ज को ले जाना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पर यूनिट चार्ज को वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना काम किया उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्क किया उसको बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपके सामने कोई काम कर देता है, ठीक है, तो इसको थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है वर्क, नेट Q होता है नेट चार्ज, V इज इक्वल टू W/Q। तो वो वर्क करेगा, वो वर्क करेगा, वो मीन्स V, वर्क मीन्स W, और करेगा किया, वो वर्क किया, वो वर्क करके गया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, V से डिनोट करते हैं इसको। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट अगर हमने चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए 1 जूल वर्क किया, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क किया, तो उसको बोलेंगे 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो आप ये डेफिनेशन बुक वाले भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है, इट इज द एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्टमीटर का। इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आपको पहले भी बताया था, ठीक है। विच द बिटवीन द अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू मेजर। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उनके बीच में इसको लगा देते हैं पैरेलल में, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। आगे देखो, सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम्स। अब देखो ये कुछ सिंबल हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं रेलवे वाले एग्जाम में आपके, या फिर आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके 10th वालों के भी तो आने वाले हैं, है ना, बोर्ड के, तो उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पूरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये। सेल, सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। सेल के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे बना के दिखा देंगे। बैटरी के लिए बहुत सारे सेल्स जोड़ देंगे, 2 3 4 जितने मन करे जोड़ देना, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो बन जाती है बैटरी, ठीक है। तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल जोड़े हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन गई बैटरी। की क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये होता है स्विच ओपन। ओपन स्विच को कैसे शो करते हैं, या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, ठीक है, ये ओपन स्विच है। क्लोज स्विच में यहाँ पे पॉइंट लगा देना है तो ये क्लोज स्विच बन जाएगा, या फिर ऐसे शो कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है, यहाँ से मिला दो इसको, यहाँ से इसको मिला दो तो ये क्लोज स्विच बन जाएगा, ठीक है। जॉइंट वायर कैसी होती है, जैसे ये एक वायर है, इसके साथ ये ज्वाइन कर दी दूसरी वायर, तो ये जॉइंट वायर कहलाएगी। वायर में कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है, तो जैसे एक वायर है दूसरी इसके ऊपर से टपाई है हमने, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे शो करेंगे इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रखा है। देखो एक वायर यहाँ पड़ी थी, इसके ऊपर से दूसरी टपा के लेगी। बल्ब कैसे शो करते हैं, ऐसे शेप बना के एप्पल। और एमीटर कैसे शो करते हैं, आपको बताया था ए से, और वोल्टमीटर V से, ठीक है। उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। इसने क्या किया, करंट के बीच में
और वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और आर के बीच में इसने डिफरेंस वी और आई के बीच में बताया था इसने कनेक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बताई थी। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेना, वी और आई के बीच में इसने कनेक्शन बताया था, रिलेशन बताया था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया था इसने। ठीक है, तो ये आपने ये डायग्राम याद रखना है, इस डायग्राम के थ्रू बनाया था। ठीक है, ये वोल्ट मीटर इसने जोड़ दिया, वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ दिया सर्किट के, ठीक है, एम मीटर सीरीज में जोड़ दिया और इसने एक बैटरी लगा दी और ये स्विच लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम याद रखना है, आपसे डायग्राम भी पूछ सकते हैं। इन दिस सर्किट डायग्राम वी कैम अक्रॉस द न्यू सिंबल्स। इसके अंदर देखो ये न्यू सिंबल आए हैं कुछ, ध्यान से देखो। एक तो ये आया है ऐसे इसके ऊपर, है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक तो ये आया है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, एक तो ये रेजिस्टेंस होता है, ये मैंने बता दिया आपको, एक इसके ऊपर ऐसे लगा हो या फिर ऐसे लगा हो एरो, तो ये होता है रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे रियोस्टेट की डेफिनेशन आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें क्या है, देखो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं ना, करंट भी बढ़ता जाता है। जैसे वोल्टेज 1 हुई तो करंट भी 1, ये 1 तो ये भी 1, ऐसे ना दोनों सेम सेम चलते हैं। 2 हुआ तो ये भी 2, 3 तो 3, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे I बढ़ रहा है V भी बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है I बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ही स्टेटेड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके एंड्स के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी हम साइन हटाते हैं तो इसको हटा के हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो यहाँ पे आर लगाते हैं, तो वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, आगे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी मेटल के लिए, जिस मेटल के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो मेटल हम इसमें यूज कर रहे हैं उसके लिए है। एंड इट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो जो हम इससे कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इनके बीच में ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अभी बताया था ना, V और I के बीच में ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, करंट को फ्लो करने से जो रोके उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और सिंबल क्या होता है, आर, आर से इसको डिनोट करते हैं। ओम है इसका, ये ओम को ना हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल ऐसा होता है इसका। ठीक है, याद रखना, ऐसे बना के दिया होगा आपको बुक्स में। उसके बाद 1 ओम क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। 1 ओम कब कहेंगे इसको, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा और करंट क्या होगा, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर आया था ना हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर था, तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो ये आ जाएगा V बाय में I। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो उसको बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ये वही सेम पेज आ गया है, अगला नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ आगे देखो रियोस्टेट, देखो क्या होता है, जो आपको ये वाला सिंबल बताया था ना, ये क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर लिख दिया हमने, I इज इक्वल टू V बाई आर। ये क्या शो करता है, करंट थ्रू कंडक्टर रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। करंट जो है ना, कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वैसे भी हमने बोला था रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो क्या करता है, उसको करंट को फ्लो होने से रोकता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन सर्किट इन कंपोनेंट इज यूज्ड कॉल्ड रियोस्टेट। देखो हम किसी भी सर्किट के अंदर अगर चेंज करना चाहते हैं करंट को, तो हम किसका यूज करते हैं, मान लो हमने करंट को 10 लेना है, ठीक है, 10 एम्पियर लेना है, 5 एम्पियर लेना है, अपने हिसाब से लेना है, तो उस हिसाब से हमको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, करंट को चेंज करते रहते हैं ना, तो उसको करंट को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है,
अच्छा सॉरी, हम ऐसे ना करंट को चेंज नहीं करते, तो हम सीधा क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं जो इसके अंदर होता है। रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। तो आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि करंट जो है ना रेजिस्टेंस के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम अगर मान लो करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मान लो हम करंट को कम करना चाह रहे हैं, तो हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर वाला लगा देंगे, ठीक है। जैसे 5 ओम का लगा रखा है तो 10 ओम का कर देंगे उसको, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो क्या करेंगे, रियोस्टेट, जो इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए जो डिवाइस होती है ना उसको रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है, समझ आई। कंपोनेंट इज यूज टू कॉल्ड इज कॉल्ड रियोस्टेट। तो ये कहना चाह रहे हैं करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं वो होता है रियोस्टेट, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए बिना ही क्या कर देता है, करंट को चेंज कर देता है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम सीधा इसको चेंज करते हैं। तो इसको आर एच से हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, एल ए और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा रेजिस्टेंस किसके पे डिपेंड करता है, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। एम ही रोला पै गया, रोला रोला, ठीक है। रो एल अपॉन ए, ये याद रखना है आपने, रोला। ये ट्रिक बताइए आपको याद रखने की, ये याद रखना, रो एल अपॉन ए, रोल आ, रोल तो ऊपर रखना है, ए नीचे रखना है, ठीक है। रो को ऐसे, रो होता है ये ऐसे, ठीक है। रो जो है ना, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। आर जो रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस होता है और रो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है जी। ये बात याद रख लेना। तो इससे आपको पता चल रहा है जो रेजिस्टेंस है वो रो के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रो बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा और रो घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। एल के इन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो ये भी घटेगा। और उसके बाद ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। Resistivity rho is proportionality constant known as resistivity of the material of the conductor. इसको resistivity बोलते हैं, ठीक है। और resistivity rho क्या होती है, देखो the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area is called resistivity. Resistance offered by wire of unit length and unit cross section. अब resistivity देखो, रो क्या होता है, यहाँ से निकालेंगे हम। जैसे आर क्या था, रो एल अपॉन ए ये था, तो अब उसके बाद रो निकाल लो यहाँ से, तो ये ऊपर चला जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका यूनिट निकाल रहे हैं हम, ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये लेंथ किस में होती है, मीटर में। आर की कोई यूनिट ओम होती है ये तो, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास, मीटर से मीटर कट गया तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसका होता है ओम मीटर होता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है ना। एक मिनट रुको, हैंडमेड नोट्स देखते हैं। इसमें आएगा हमारे पास, ये आपको पूरा बताया हुआ है इसमें, मैंने हैंडमेड नोट्स भी हैं, ठीक है। हाँ इसमें आएगा, देखो रो की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर है। तो उसमें बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, उसको सही कर लेंगे हम। ओम मीटर याद रखना, ठीक है, मीटर नहीं याद रखना। अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ तक आ गए थे ना। देखो ऐसा यूनिट इसकी ओम मीटर हो गई, ठीक है जी। आगे देखो रेजिस्टेंटली, अच्छा वो भी देख लो साथ में। कहाँ था ये, पीछे था ना, हाँ देखो यहाँ पे। रेजिस्टिविटी होती क्या है, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, दैट इज फ्रॉम व्हाट मटेरियल द वायर इज मेड अप ऑफ। वायर किससे बनी हुई है, ये मटेरियल का नेचर होता है, ठीक है। ये मटेरियल का नेचर होता है तो इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं है ये। आगे देखो
चलो, रेजिस्टेंटली ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। जो ये रेजिस्टेंस है ना, देखो इसमें क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। रेजिस्टिविटी जो है ना किसी अलॉय की, जैसे हमने दो चीजें मिक्स कर दी, कॉपर और निकल का जैसे कोई अलॉय बना दिया, ठीक है। अलॉय उसको बोलते हैं दो चीजों को मिक्स करके जो बनाया जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है, कॉपर और निकल को मिक्स करके जो बनाते हैं इसको नाम कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। मेटल की बजाय ना जो एलॉयज होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड, वैसे तो जितना भी करवा रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, कुछ भी पूछ सकते हैं चैप्टर में से। हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। जो ये अलॉयज होते हैं ना इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ये बर्न नहीं होते, जल्दी से बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे भी, ठीक है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इसलिए इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के तौर पे यूज करते हैं अलॉयज को। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर। फॉर एग्जांपल टंगस्टन इज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे आपको एग्जांपल दे रखे हैं जो आपके यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये जो है हीटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टंगस्टन, टंगस्टन को फिलामेंट के तौर पे यूज करते हैं किसमें, बल्ब में। और रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, देखो जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ ना, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं। अब आपको बताया था ये जो वोल्टेज है ये आपकी इसमें लगती है पैरेलल में, ठीक है, ये लगा दी आपकी। उसके बाद ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम प्रूव करेंगे। ये जो होता है ना, ये पैरेलल रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ है आपको, तो ये हमने प्रूव करके बताया हुआ है यहाँ पे। वैसे प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा नहीं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी आप देख लो कैसे आता है ये जो होता है ना सर्किट, जैसे ये दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद देखो V इज इक्वल टू आई आर लिख दिया, तो इसके लिए क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई आर वन। आई जो है ना इसमें पूरे में कांस्टेंट रहता है, पूरे सर्किट में। जो ये सीरीज वाला होता है ना इसमें करंट सोर्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है, सेम रहता है करंट। तो V इज इक्वल टू आई आर वन, इसलिए यहाँ पे I1 नहीं लिया, यहाँ पे I2 नहीं लिया। V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री हो गया हमारे पास। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो यही आएगा, है ना। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई आर, वो आप यहाँ पे पुट कर दो। आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, वो V1 V2 V3 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। सबकी वैल्यू पुट करके आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री आ गया था। तो यहाँ से हमने इसमें से आई कॉमन ले लिया, सब में से अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे आई आर था, ये आई से आई कट गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, ये तीनों का सम होता है जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जैसे ये जोड़े हुए हैं, तो इसमें करंट तो देखो वेरी करेगा, करंट चेंज होगा। जितना करंट यहाँ से यहाँ आएगा तो वो पूरा का पूरा एक ही में नहीं चला जाएगा, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, मतलब तीन पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें करंट तो जो होता है वो चेंज होता है, और वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या था, V इज इक्वल टू आई आर था ना, तो इसमें जो अब चीज कांस्टेंट है ना वो क्या है, V। तो यहाँ से करंट क्या, I क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा, ठीक है। तो V तो कांस्टेंट है सब में, तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1 हो जाएगा, I2 V बाय R2 हो जाएगा, I3 V बाय R3 हो जाएगा। टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, ठीक है। इन सब में से V कॉमन आ गया, कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है। 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आ जाएगा। तो 1 बाय R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो आपने यहाँ से दो चीजें याद रखनी है, एक तो जब सीरीज में आपके सर्किट जुड़े हों, रेजिस्टेंस जुड़े हों, तो वहाँ पे तो लेना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये आएगा। और जब आपके पैरेलल में जुड़े हों, पैरेलल के लिए क्या लेना है, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3, ठीक है, ये लेना है। क्लियर है, आगे देखो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। अच्छा, thus we conclude that ये हमें पता चल रहा है कि इसका ऑपोजिट है, ठीक है, रेसिप्रोकल है। तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 था, ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 है, ठीक है। उसके बाद देखो डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
सीरीज के कनेक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, इसलिए कहते हैं कि पैरेलल वाला अच्छा होता है। इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ कंपोनेंट ऑफ फेल टू वर्क, कोई काम करना फेल करेगा कंपोनेंट, द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ कंपोनेंट टीवी बल्ब फैन कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, सब कुछ बंद हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब और ए हीटर इन सीरीज, बल्ब को और हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। उनको अलग अलग वैल्यू चाहिए ना, करंट अलग अलग चाहिए दोनों को, तो उसमें क्या होता है, करंट तो कांस्टेंट ही हो जाता है ना जो अपना सीरीज वाला होता है, तो इसलिए हम इनको सीरीज में नहीं लगा सकते। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट हम यूज करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद आता है आपका बैटरी और ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी और सेल क्या होती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। बैटरी और सेल आपको दे रखा है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन इन इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल्स। इसके अंदर जो बैटरी है सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है टू टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है, एक एंड पे और दूसरे एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो आपको जैसे बताया था, पानी की पाइप में एक तरफ प्रेशर हाई हो एक तरफ लो हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मोशन में आएंगे, एक से दूसरे एंड तक जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, तो इस करंट को मेंटेन रखने के लिए सोर्स को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन, तो ये वाली एनर्जी किस में यूज होती है, जो हमने काम करना है उसमें, जैसे हमने फैन चलाना है तो उसमें हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बैटरी में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप इतना याद रख लेना, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वर्क करेगा, है ना, एनर्जी से वर्क होता है। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट, जो बच गई एनर्जी वो हीट में बदल जाएगी। तो हीट वाली क्या करेगी, रेजेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, तो जो चीज भी जिस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं तो उस चीज का जो चीज यूज कर रहे हैं उसमें हीट आ जाएगी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे हीट, जैसे प्रेस होगी, हीट हो गया, प्रेस को गर्म करते हो, प्रेस को ऑन करते हो तो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है ना। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। आयरन वही है प्रेस आपकी, ठीक है, कपड़े प्रेस करने वाली। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, जैसे ये V इज इक्वल टू W/Q था, ये आपको याद है ना, वो वर्क करेगा, मैंने आपको याद कराया था। W इज इक्वल टू V/Q हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा यहाँ से। और जो पावर होती है ना, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, पावर की जो फॉर्मूला होता है W/T होता है, ये आपने याद रखना है। पावर, अच्छा आप इसको ऐसे याद रखना, कोई किसी ने आपको आगे बोला उसके पास पावर है, आप कहोगे व्हाट, अच्छा उसके पास पावर है, लगता तो नहीं उसके पास पावर है ना, ऐसे देखने में तो शक्ल से ऐसे ही लगता है भी कुछ भी नहीं है इसके पास, तो बहुत ज्यादा पावर है उसके पास, तो व्हाट ऐसे याद रखना, W/T, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये W की वैल्यू जो VQ है ना वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, VQ/T हो जाएगी, ठीक है। तो Q/T क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T, मैंने आपको याद करवाया था, Q थी, बढ़ना ही नहीं था तो IQ थी, है ना, तो वो बात आप यहाँ पे पुट कर दोगे। P इज इक्वल टू VI, PVI याद रख लेना बस, और कुछ नहीं याद रखना आपने। P इज इक्वल टू VI, मतलब कोई पानी पीने गया तो आपसे छुट्टी मांग के गया था, आप पढ़ाने वाले टीचर हो, ऐसे तो स्टूडेंट गया था तो पानी पीने, तो बहुत जल्दी आ गया, 1 सेकंड में ही आ गया, आपने उसको बोला PVI, इतनी जल्दी पानी PVI, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स फॉर टाइम T विल बी, अच्छा ये हीट एनर्जी होती क्या है, हीट एनर्जी क्या होती है, P इंटू टी। P क्या है, एनर्जी, और वर्क बाय में टाइम, हीट PT, H इज इक्वल टू PT, ठीक है, PT। हीट देखो, हीट इतनी थी उसके हाथ में कि उसके हाथ से एक जने पिट गई, ऐसे याद रख लेना, PT, ठीक है। पुट इक्वेशन 1 इज 2, अच्छा ये वाली जो इक्वेशन है, अब ये P की वैल्यू क्या है, इक्वेशन छोड़ो, ये जो VI है ना, P की जगह VI पुट करना है बस आपने, ये T है, VIT आ गया हमारे पास, ठीक है। V क्या होता है, IR होता है, अभी वो कराया था ना ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। IR और ये I और ये T, तो ये क्या बन गया, I²RT, तो H की वैल्यू क्या होती है, I²RT, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये जूल्स लॉ होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। द लॉ स्टेटेड दैट द हीट
प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर इज, तो ये लॉ क्या कहता है, किसी भी रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके के होगी, करंट के स्क्वायर के। आई क्या है यहाँ पे, करंट का स्क्वायर। एक तो ये होगा, और रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, और क्या होगी, टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या 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 होती हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अभी आपका ना थोड़ा सा चैप्टर रह गया, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुन लो, बस बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, थोड़ा धीरज धरो, धीरज धर्म। अच्छा आगे देखो, छोड़ो उसको। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करेंगे। ठीक है, टोस्टर में यूज करते हैं, ओवन में, हीटर में, ये सब चीजें आपको पता है ना, कि जैसे ही हम प्लग स्विच लगाते हैं, ऑन करते हैं, और ये सारे क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, बल्ब में भी यूज किया जाता है, वो एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है, बल्ब भी वैसे गर्म होता है ना, आपको पता है ना। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसलिए जल्दी से क्या होता है, पिघलता नहीं है। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट एंड इमिट लाइट, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और लाइट को इमिट करता है, लाइट आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूज, फ्यूज में भी यूज़ किया जाता है, कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, फ्यूज में यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, फ्यूज को ना कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है, प्रोटेक्ट द सर्किट्स एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। जैसे मान लो पीछे से हाई करंट आया और आगे हाई चाहिए नहीं है, तो वो क्या होगा, वो वायर ना ऐसी होती है कि जल्दी पिघल जाए, आराम से पिघल जाती है, और क्या होती है फिर आगे सर्किट, जैसे वायर ही यहाँ से टूट जाएगी, तो फिर आगे से आगे तो पास ही नहीं होगा ना करंट, है ना, तो क्या होगा, फिर वो पास होने नहीं देगा, वहीं से टूट के बस वहीं पे रोक देगी, नहीं तो आगे जाएगा ना, तो फिर पूरा आपके सारी चीजें सड़ जाएंगी, जो भी आपकी यूज हो रही है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, जो भी चल रहा है सब सड़ सुड़ जाएगा। ठीक है, टीवी कूलर जो भी आपने ऑन कर रखा है, तो उसमें ऐसे हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, फ्यूज लगा के रखते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि ज्यादा करंट आए ना तो वो आगे पास ना होने दे और वायर वहीं से टूट जाए। तो वो कौन सा उसमें यूज करते हैं मटेरियल, ताकि वो देखो, द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑफ अलॉय मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, एल्यूमिनियम को हम Al से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, और लेड को Pb से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। आलू को आयरन, आलू को आयरन प्रेस कर दो, मतलब आलू को भी प्रेस कर दो। आलू को आयरन कर रहा है, आप ऐसे ऐसे बोलोगे ना, ले मीन्स लेड। आप किसी को देखो मूर्ख हो, वो आलू के ऊपर प्रेस मारी जा रहा है, कपड़े प्रेस कर रहा हो जैसे, आलू को आयरन कर रहा है, पागल हो गया, है ना, ऐसे याद रख लेना। द अलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि वो जल्दी से फ्यूज हो जाए। रेजिस्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, फ्यूज को क्या करना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज विल वायर विल इंक्रीज, तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, ये मेल्ट कर देगा वायर को और सर्किट को ब्रेक कर देगा, ये मैंने आपको अभी बताया भी था। फ्यूज इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज आर, डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो फ्यूजेस यूज किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1 2 3 5 10। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू होता है। ठीक है, तो ये घरेलू पर्पस के लिए यूज किया जाता है। घरों में कितना यूज किया जाता है फ्यूजेस के लिए, 1 2 3 5 10, 1 2 3 5 10 फॉर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंसेस यूजिंग। ठीक है, जैसे जैसे हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं उसके लिए कितना एम्पेयर चाहिए तो वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, लेट अस कंसीडर एन अप्लायंस इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन को ले लो जो कि 1 किलोवाट
पावर इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करती है एट 220 वोल्ट पे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा। इन्होंने पावर और क्या दे रखा है, हमको वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पावर की वैल्यू पुट कर दो और पोटेंशियल डिफरेंस की पुट कर दो। तो 1 किलोवाट में 1000 वोल्ट होते हैं, 1000 वोल्ट। तो हमने ये पुट कर दिया, बाय में 220 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, तो इसको काट कूट के सोल्व करोगे तो हमारे पास 4.54 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपका करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब 4.54 एम्पियर का करंट चाहिए उसके लिए, फ्यूज के लिए। ठीक है, उसमें फ्यूज की वायर के लिए कितना चाहिए, तो 4.54 5 एम्पियर का करंट चाहिए, अप्रोक्सीमेट 5। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है उसके बाद देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ पावर। क्या होती है, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, पी वी आई याद करवाया था ना अभी, इतनी जल्दी पानी पी वी आई। डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये लाइन फालतू लिखी हुई है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई है। ठीक है, डिसिपेट हुई है, ये कंज्यूम हुई है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वी इज इक्वल टू, देखो P इज इक्वल टू वी आई आ गया। ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, P इज इक्वल टू वी आई आ गया। ठीक है, V क्या होता है, आई आर, आपको भी याद करवाया था, आई यहाँ पे है, आई स्क्वायर आर आ गया यहाँ से, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया। आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है ना, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में आर पड़ा ये वाला है ना, तो आर से आर कट गया, तो वी स्क्वायर बाय आर आ गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से आ गई है। तो वी स्क्वायर बाय आर, ये क्या हो गया, पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टी, टाइम भी होता है। ठीक है, तो एक तो इसको ये भी बोलते हैं, इसमें से ना पावर के अपने तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कि पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, तो ये तीनों याद रखने हैं आपने। ठीक है, तो P की वैल्यू और क्या होती है, ई टी, पी इज इक्वल टू ई टी। ठीक है, पेट, पेट याद रख लेना, पी ई टी, पेट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वोट होता है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक पावर का इसका यूनिट वोट होता है। 1 वोट किसके, 1 वोट को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, किसी भी डिवाइस के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट एट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, देखो पी का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी, ये होता है मेन तो वी आई है ना। तो 1 वोल्ट पावर कंज्यूम की, सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो उसमें, और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो उसको बोलेंगे 1 वोल्ट पावर है उसमें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पीईटी, पेट अभी याद कराया था ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, टी टाइम है, यहाँ पे इज इक्वल टू पीटी हो जाएगा। यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पीटी। ठीक है, और उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, वोट सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आया, पीटी आया ना, पी का वोट और पावर का वोट, टी का सेकंड, टाइम का सेकंड, वोट सेकंड या फिर जूल। ठीक है, एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है। उसके बाद देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ये किलोवाट आवर होता है या फिर 1 यूनिट होता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट पूछे तो किलोवाट आवर होता है या फिर 1 यूनिट होता है। किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं। तो आपका ये जो बिल आता है ना, वो इसमें आता है किलोवाट आवर में, 1 यूनिट, कितने यूनिट आपके खर्च हो गए आप चेक करते हो ना, तो वही आए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू पी टी होता है। तो किलोवाट, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, देखो 1 किलोवाट आवर की हम वैल्यू निकालें तो जूल में कैसे निकलेगी, 1 किलोवाट को हम लिख देंगे 1000 वोट, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 36 इंटू 10⁵, 3 जीरो ये होगी, 2 जीरो ये होगी, 10⁵ लिख दिया, टोटल 5 होगी है ना, तो वोट सेकंड लिख दिया इसको। तो उसके बाद देखो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो ये हम 36 इंटू 10⁵ है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट है मान लो, अब तो यहाँ पे ही पॉइंट है, 36.0 ले लो, इंटू में 10⁵ ले लो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ लेके जाना हो ना, तो पीछे लेके जाना है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाता है,
पीछे लेके जाओ तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाती है, आगे लेके जाओ तो एक यहाँ पे घट जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में, कोई भी आपका होता है टेस्ट, जो पेपर होता है एग्जाम में, वहाँ पे पूछा जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल होती है किलोवाट आवर की वैल्यू, ठीक है। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वाट के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, आपने इनको अच्छे से रट के रखना है। अब देखो आपकी ये जो क्वेश्चन है ये छोड़ो, ये तो आपके क्वेश्चन ही है, आपको जितना करा दिया ना उतना कर लेना बस। उसके बाद देखो इसके कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास एनसीईआरटी के, ठीक है, जो हमने अभी किया है उसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं 2-3। देखो हाँ, ये जो आपको कराया था ना सर्किट वाला, तो ये आप ले लो क्वेश्चन इसके। जैसे आपको ये दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया हुआ आपको, इन ए सर्किट ए सेल इज ऑफ 10 वोल्ट, किसी सर्किट में 10 वोल्ट की सेल है, एंड ए करंट इज फ्लोइंग ऑफ 15 एम्पियर। ये देखो ये 10 वोल्ट की सेल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 10 वोल्ट है, और उसके बाद क्या बोला, करंट इज फ्लोइंग 15 एम्पियर, 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें। इफ वी पुट 2 more cells and potential difference become 30 वोल्ट। अब उसने कहा है कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने 2 सेल और जोड़ दिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट हो गया, इसमें करंट बताओ कितना होगा। सबसे पहले करंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, V चाहिए और R चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, और यहाँ पे V और I दे रखा है ना, हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो R की वैल्यू यहाँ से V की कितनी है 10 इज इक्वल टू I की कितनी है 15, करंट की 15 है, तो R की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, R इज इक्वल टू 10/15 आ जाएगा, ठीक है, V/I हो जाएगा ना 10/15, तो इसको ये 10/15 आ गया, ठीक है। R की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमने I की वैल्यू निकालनी है, I इज इक्वल टू V/R पुट कर दो, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। तो V/R पुट कर दिया तो यही फॉर्मूला बनेगा ना, V इज इक्वल टू IR से। V की वैल्यू कितनी है 50 का 30 है, सॉरी, ठीक है 30, तो R की वैल्यू कितनी है 10/15, 10/15 ये आ गया, तो 10 3 जो 30 हो गया, 3 15 जो 45, तो इसमें कितना आ गया अपने पास 45 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये आगे सोल्व भी किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो, 45 एम्पियर, सॉरी करंट निकाला था ना 45 एम्पियर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा ये हो गया, इसको छोड़ो। अच्छा यहाँ पे ये था एक थोड़ा सा और है, अगर ये दिया हो आपको, ये अगर ऐसे दे दे, यहाँ पे 10 वोल्ट और 15 एम्पियर है, आर निकालना है, और यहाँ पे भी आर निकालना है, दोनों में आर निकालना है आपने, तो ये V/I कर दो, 10/15 कर दो, ठीक है, यहाँ से आर आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। तो ये बात है इसमें। अच्छा अब इसको चेक कर रहे हैं हम, ये जो है ना, अब हमारा ये 45 और 30 आ गया, ये 15 और 10 था, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये 45 एम्पीयर सही आया या नहीं आया। तो ये क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V/I होती है, तो दोनों में V/I बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ रहा है तो ये सही है, हमारा आंसर सही आया 45, अगर नहीं आ रहा है तो सही नहीं आया, ठीक है। तो इसको देखो, तो यहाँ से ये कितना आ गया 10/15 आ गया, ठीक है, तो ये 2/3 आ रहा है। अगर इसको करें तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये भी 2/3 आएगा, ठीक है, 30/45 आएगा, 2/3 आएगा। तो यहाँ से हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये जो हमने किया था ना ρL/A R की वैल्यू, तो ये इसके बेस पे क्वेश्चन है। अच्छा ये जो टंगस्टन होता है किसी बल्ब के अंदर, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ये भी याद रख लेना, 5.2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए वायर हैड ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, इट वाज देन मेल्टेड, किसी वायर का जो रेजिस्टेंस था ना 20 ओम था, तो इसको मेल्ट करके पिघला दिया, एंड रिड्यूस टू द 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी लेंथ छोटी कर दी, मतलब इसको मोटा बना दिया, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वाज डबल्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये मोटा डबल हो गया, ठीक है। ये कहना चाह रहा है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस निकालना है। पहले लेंथ कितनी थी, L थी, ये लेंथ थी इसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पिघला के इतनी सी कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, तो ये कहना क्या चाह रहा है, रेजिस्टेंस पहले कितना था 20 ओम था, ये दिया हुआ आपको 20 ओम था, ठीक है। तो ये लिख लो, रेजिस्टेंस कितना दिया होता है 20 ओम, तो R की वैल्यू क्या होती है ρL/A, रो L कितना कर दिया, लेंथ कितना कर दिया, देखो
लेंथ 1/5 कर दी है ना, तो लेंथ कितनी कर दी 1/5, 1/5 L/5 कर दी, L थी L/5 कर दी। तो क्या हो गया, इसमें हम पुट कर देंगे रो L/A, रो इंटू L/5 आ गया, ठीक है। लेंथ इतनी कर दी, तो पहले तो रो L/A लिख लिया हमने, तो फिर उसके बाद जो जो कर दिया वो लिख दो। तो ये लेंथ इतनी कर दी और इसको डबल कर दिया, करंट को 2 एम्पीयर कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, रो L/5 इंटू में 2 इंटू में ए आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। रो L/A, एम्पियर नहीं ये एरिया था हमारे पास, ठीक है। तो ये रो L/10, रो L/A इंटू में 10, 1/10 इंटू रो L/A आ गया। रो L/A ए क्या है, R1 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, R1 की वैल्यू तो हमें दी हुई थी, है ना 20, तो 1/10 इंटू में 20 आ गया। तो 10 से ये 2 पे कट गया, तो 2 ओम जो आ गया R2 आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गया, वैल्यू आ गई, ठीक है। R2 निकालने को बोला था। अब उसके बाद ये फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होएगा, पैरेलल में लगाएंगे तो R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। देखो अब ये जैसे है हमारे पास, ये सीरीज में लगे हुए हैं, इसका आपने टोटल रेजिस्टेंस बताना क्या होगा। तो R क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, यही होता है। तो इनको ऐड कर दो, 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 12 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ये दिए हुए हैं, इसका आंसर बताओ, ये सारे सीरीज में देखो, है ना। तो इसका भी आंसर, इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में जब भी दिए हो सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये है जैसे क्वेश्चन, a circuit with battery of 8 volt and a resistor of 4 ohm, बैटरी V दिया हुआ 8 वोल्ट, रेजिस्टर दिया 4 ओम, इट ऑल्सो हैव ए बल्ब, इसमें बल्ब भी है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना 12 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सीरीज में दिया ना, इनको जोड़ देंगे, सीरीज वाले तो जोड़ देते थे, ये आ जाएगा 16, है ना, 16 आ गया। तो करंट निकालना है, तो करंट हम निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V/R पुट करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन है एक, जैसे ये पैरेलल वाला दे रहे हो, देख लो अब एक बार, तो इसको देख के फिर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर एक ही लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगे हों तो क्या होता है, रेजिस्टर लगे हों तो उनको हम क्या, फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है, V/R1 प्लस, ये सब वही फॉर्मूले वाली बात है। सीधा आप आ जाओ यहाँ पे, 1/R इज इक्वल, या मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कैसे होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो वही था, प्रूफ था, है ना। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो ये देखो ये पैरेलल में है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही आएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस में 1/6, ये आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस में 1/6। तो ये 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2/6 आ गया, 1/3 आ गया ये, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 आ गया, 1/R इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो अब इसको उल्टा करना मत भूलना, अगर ये इसको उल्टा करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R की वैल्यू क्या से क्या आ जाएगी, R की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बता रहा है, 1/3 आंसर करके मत आ जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, ये 4 है, ये 2 ओम है, ये 12 ओम है, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/12 हो जाएगा, और ये 1/R आएगा। जितना भी आंसर आएगा इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे देखो, इसको छोड़ो और कोई देखो, आप इसके क्वेश्चन देखते हैं, कोई और है तो फिर हम इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन देखो एक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गोगी हैव एन आयरन प्रेस ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, उसके पास गोगी गोली कुछ भी नाम ले लो, 4 ओम की प्रेस है, जिस 4 ओम रेजिस्टेंस है जिसका, और क्या है उसमें 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है पर सेकंड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, H का आई स्क्वायर RT था ना, है ना, यही था। तो I की वैल्यू निकालनी है हमने, √H/RT हो जाएगा। तो हीट इसने कितनी दे रखी है 100 जूल, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 100, बाय में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 ओम दे रखी है, तो 100 बाय में 4 इंटू में टाइम कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है ना, देखो यहाँ पे पर सेकंड दे रखा है ना,
तो ये पुट कर देंगे। ये आया था हमारे पास 100 बाय में 4 इंटू में 1, ठीक है। तो ये 25 पे कट गया, √25 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रूट भी जिसको नहीं निकालना था ना उसको मैं ट्रिक बताती हूँ। ये 25 है ना, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। 5 + 2 कितना होता है 7, 7 माइनस में ये वाला 2 कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5। क्लियर? आगे देखो, कोई और क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, एंड करेंगे आज। तो ये जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होती है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू। तो ये आपने जरूर याद रखनी है, ठीक है। ऊपर से ये पावर का एक क्वेश्चन है, एक देखो इसको, ये पावर का क्वेश्चन देख लो। फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। आपको ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है और करंट दे रखा है 2 एम्पियर। तो पावर की आपने वैल्यू निकालनी है। P = VI फॉर्मूला होता है, जो जो दे रखा है उस हिसाब से फॉर्मूला लगा दो। VI होता है, V की वैल्यू कितनी है 6 और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो 6 × 2 12 वोट। पावर की यूनिट क्या होती है वोट, इसका आंसर आ जाएगा 12 वोट, ठीक है। तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक और देख लो। रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके दूसरे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 200 पर किलोवाट आवर, ठीक है। फाइंड बिल, बिल निकालना है इफ द बल्ब इज यूज्ड फॉर 50 आवर्स। अगर बल्ब को 50 घंटे के लिए यूज किया तो अपने क्या निकालना है, बिल निकालना है। पावर 12 वोल्ट दे रखी है, पावर दे रखी है, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। तो आपने निकालना है ये। उसके बाद देखो 200 पर किलोवाट आवर, सबसे पहले पावर दे रखी है 12 वाट, है ना। तो इसको लिख लो, 12 वाट दे रखी है, लिख लिया। तो ये क्या आएगी, किलोवाट आवर में बदल लो, किलोवाट आवर में बदलेंगे ना हम तो, है ना। तो इसने क्या कहा है, आपका बिल किस में आता है, किलोवाट आवर में ही आता है। 50 आवर्स के लिए 50 घंटे के लिए यूज़ किया, ये घंटे भी दे रखे हैं इसने, ठीक है। P = 12 वाट, 0.012, 12 बाय में 1000 करोगे तो क्या आएगा 0.012 ही आएगा ना। तो किलोवाट में बदल लिया। टाइम कितना दे रखा है 50 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कहती है पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू टाइम कर दो तो ये 0.60 किलोवाट आवर आ गया। उसके बाद इसने क्या कहा है कि बिल जो निकालना है ना वो किसका निकालना है 200 पर किलोवाट आवर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होती है, 1 किलोवाट आवर में 200 यूज होती है, ठीक है, 200 यूज होती है। तो 1 किलोवाट आवर में अगर 200 यूज होती है तो 0.60 किलोवाट आवर में कितनी यूज होगी, 200 इंटू में 0.6 कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 200 इंटू में 0.6 बाय में पॉइंट हटा के, ये वाला पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, इससे ये कट गया, ठीक है। 6 2 जा कितना हो गया 12, 120 इसका आंसर आ जाएगा। 120 रुपये लगेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, रिपीट कर देती हूँ उसको। देखो इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 200 पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर पे ना 200 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो आपने बिल निकालना है अगर बल्ब यूज किया है 50 घंटे के लिए, पावर दे रखी है आपको 12 वाट। तो आपने क्या करना है, किलोवाट आवर को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है किलोवाट आवर में। तो ये हो गया किलोवाट, ये हो गया आर, किलोवाट में इसको हमने बदल लिया, ये घंटे में आपको दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगी पावर इंटू में टाइम। तो ये हो गया आपके पास 0.60 किलोवाट आवर आया था, ठीक है। 0.60 और 0.6 एक ही बात होती है। देखो 0.60 लिखेंगे ना तो 100 आ जाएगा नीचे, इससे ये कट जाएगी 0.6, यही आएगा, है ना। ये पॉइंट हटा के ये लगाया था तो 0.6 ही आएगा वापस से। तो ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये 200 इंटू में 0.6 करेंगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। हैंडमेड नोट्स भी आपको इसमें है प्रोवाइड किए हुए, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये देख लेना अच्छे से। वैसे उसमें पूरा कवर करवा दिया है मैंने, हैंडमेड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो जो ऊपर थे ना बुक वाले नोट्स, वो भी नोट्स ही थे, ठीक है। तो उसमें से आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो नीचे ये करवाया है ना आपको, ये थोड़े से क्वेश्चन करवाए हैं, ये देख लेना एक बार उसके बेस पे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका यहाँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे का हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये आप अच्छे से चैप्टर कर लेना।
तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर भी कर देना, कमेंट करके बताना आपको जो ट्रिक्स बताई हैं उससे याद हुआ या नहीं, कैसे लगी ट्रिक्स। और जय श्री राधे लिख देना अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो, JSR। ठीक है, ठीक है जी। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। और देखो एक यहाँ पे ये चीज़ रहेगी हमारी, ये आपको बता दिया था ना। अच्छा, इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ क्या क्या है जो आपने याद रखना है। एक तो आपने ये याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, वो हैंडमेड से बता देती हूँ जल्दी जल्दी में, उसमें से हो जाएगा 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें, जल्दी बता देती हूँ आपको मैं। आपने ना एक तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। एक ये वायर्स के और इसके सारे सिंबल्स याद रखने हैं। एक उसके बाद ये आपने याद रखना है I = Q/T, ठीक है, ये याद रखना है IQ थी। V = IR याद रखना है। और उसके बाद ये I = Q/T हो गया हमारे पास। V = IR याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस का। उसके बाद V = W/Q याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो किया था, सारे फॉर्मूले याद करवा रही हूँ मैं आपको दोबारा से। तो उसके बाद जो हमने किया था यहाँ पे हीट का फॉर्मूला है ना, हीट का क्या था, H = I²RT, ये याद रखना है आपने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये। उसके बाद आपने ये याद किया था R की वैल्यू, R = ρL/A, रोला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने किया था इसमें आपने एक ये याद रखना है रेजिस्टेंस की। और ये रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो सारे प्लस हो जाते हैं, अगर पैरेलल में होता है 1/R1, R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाता है। और इसमें आपने एक ये याद रखना है, और ये P = VI, पावर का फॉर्मूला याद रखना है, P = VI, ठीक है। V = IR होता है तो I²R हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और इसमें क्या था हमारे पास, बस ये थोड़े बहुत जो फॉर्मूले बताए ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये जरूर याद रख लेना। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच सभी को, राधे राधे। सबका दिन शुभ हो, सबके अच्छे मार्क्स आए, जितने भी आपने एग्जाम देने हैं सब क्वालिफाई हुए, सब क्वालिफाई कर दें अपने, और सबको अपना अपना डेस्टिनेशन मिल जाए, जो जो जिसको चाहिए सबको वो मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, राधे राधे सभी को, राधे राधे।